जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 3 के अंतर्गत चुनावी राजनीति का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा और समझा कि लोकतंत्र के लिए यह ना तो संभव है और ना ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और क्यों उपयोगी है। ये विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंद्विता किस तरह लोगों को लाभ पहुँचाती है, भारत में हुए निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से चुनाव हुए हैं या नहीं, यहाँ हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और हम ये भी बताएंगे कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है और उसके क्या विचार हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चुनाव आखिर क्यों कराए जाते हैं। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि आखिर चुनाव क्यों, यानी कि किसी भी शासन के लिए चुनाव क्यों जरूरी है, यहाँ इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बात 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर है कि राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी एक नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने ये भी वायदा किया कि यही उनकी सरकार का पहला कदम होगा। लोग तब की सरकार से नाखुश थे। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 सीटों पर विजय हासिल हुई। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें ही लग पाईं। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने अपना पद छोड़ा। लोकदल के नव निर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी किया कि छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण माफ कर दिए जाएंगे। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन पहले जैसा नहीं मिल पाया। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। अब हम ये जान सकते हैं कि चुनावों का क्या प्रभाव पड़ता है और चुनावों की जरूरत आखिर हमें क्यों है। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं एवं अनेक ऐसे देश भी हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है पर फिर भी वहां चुनाव होते हैं और वहां भी चुनावों की जरूरत होती है। पर हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है? लोकतंत्र में चुनावों के माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसलिए हमारे लोकतंत्र में चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, जिसमें हम इनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि लोग अपने लिए कानून बनाने वाले शासन का चुनाव स्वयं कर सकते हैं। दूसरा, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले चुनाव भी कर सकते हैं। तीसरा, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ ये जानेंगे कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आखिर आधार क्या है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि चुनाव कई तरह के हो सकते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक देशों में चुनाव तो होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह से चुनाव होते ही हैं और अपने शासक को लोग चुनते ही हैं। यहाँ हम लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे या हम जानेंगे कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो और हर किसी को मत देने का समान मोल प्राप्त हो।
दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश कर सके। अर्थात चुनाव में जनता के लिए कई विकल्प होने चाहिए कि वो अपने शासक को किस तरीके से चुनाव या चयनित करे। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। लोग जिसे चाहें शासन में चुनाव उसी का होना चाहिए, यानी कि लोगों की इच्छा सर्वोपरि होनी चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सच में अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। ये शर्तें बहुत आसान और बहुत सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज है? यानी कि हम यहाँ ये जानेंगे कि किसी भी देश में शासन चलाने के लिए जब चुनाव होते हैं तो क्या वहाँ पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज है? चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता है। अगर प्रतिद्वंदी नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएगा, यानी कि फिर कोई किसी के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, जो है वो उसके लिए एक मजबूरी हो जाएगी। इसलिए चुनाव कराना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज है? प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज तो है। चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान भी हमें दिखाई पड़ते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। जब हमारे सामने चुनाव की प्रक्रिया होती है तब हमें ये निर्णय लेना होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। सभी अपने अपने पक्ष को सही मानते हैं। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते, क्योंकि उन्हें इससे बहुत मुश्किल होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये लड़ाई और बढ़ती चली जाएगी और उन्हें इसमें उतरना अच्छा नहीं लगता। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के लिए सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का चयन ही किया और उसे ही उत्तम समझा। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप में यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। आदर्श दुनिया में सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में है तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। नेता भी सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और अधिकार प्राप्त करने के लिए अपनी चाहत बढ़ाते जाते हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि यदि लोगों को सही नेता चुनना है तो उसके लिए उन्हें क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए या किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें ये करना चाहिए कि ऐसे नेता चुने जो ज्ञान और चरित्र में अपने बदलाव लाकर लोगों को आकर्षित कर सके। और दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि जिन राजनेताओं ने अच्छे कार्य किए हों उन्हें पुरस्कार दिया जाए। इन दोनों ही तरीकों से चुनावी व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है और एक अच्छे प्रतिनिधि को लाया जा सकता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि चुनाव की प्रणाली आखिर क्या होनी चाहिए, यानी कि चुनाव किस तरीके से हो जो चुनाव निष्पक्ष भी हो और सबके लिए लाभदायी भी हो। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल में होते हैं, यानी कि लोकसभा के लिए भी 5 साल में चुनाव होते हैं और हर राज्य की विधानसभा के लिए भी हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं और फिर नए चुनाव कराने होते हैं। इसके अंतर्गत कई चुनाव क्षेत्र भी होते हैं। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि ये प्रतिनिधि उनके लिए कुछ करेगा तो वो उसका चुनाव करते हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता यह भी है कि हर वोट का मूल्य यहाँ पर बराबर होता है, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे अमीर हो या गरीब हो, देश के किसी भी कोने में रहता हो, उसके वोट का मूल्य बराबर होता है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा जाता है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को हम विधायक कहते हैं, यानी कि
हर निर्वाचन क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। इसी तरीके से पंचायतों और नगर पालिका के चुनावों में भी यही तरीका या यही प्रणाली को अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र कहलाते हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जीती या हारी हुई सीटों की संख्या के आधार पर किसी भी पार्टी की जीत हार निर्धारित की जाती है। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं। संविधान निर्माताओं ने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की भी व्यवस्था सोची थी। इस कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, जिनके अंतर्गत इन्हीं जाति के प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। 26 जनवरी 2019 की स्थिति के आधार या अनुसार अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। यही आरक्षण पंचायतों और नगर पालिका निगमों में भी यही व्यवस्था लागू की गई है, परंतु हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग होता है। वही निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अब चुनावों में मतदाता सूची की अपनी एक महत्ता होती है या मतदाता सूची क्यों आवश्यक होती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तो यह तय किया जाता है कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे वोटर लिस्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में हर मतदाता को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिलता है। इस प्रकार सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अंतर्गत देश के हर नागरिक की भागीदारी मत डालने की सुनिश्चित की गई है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जैसे नए मतदाता जो मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसी प्रकार जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं अथवा जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम मतदाता सूची से काट दिया जाता है। इस प्रकार मतदाता सूची के नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया जाता है। विगत कुछ वर्षों से सरकार ने फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था लागू की है। इसके अलावा वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र का उपयोग मत डालने के लिए कर सकते हैं, यानी कि उनको अपनी पहचान के लिए इन चीज़ों का उपयोग करने का भी अधिकार दिया गया है। अब आगे हम जानेंगे उम्मीदवारों के नामांकन किस प्रकार होते हैं। हमारी लोकतंत्र प्रणाली का एक खूबसूरत पहलू यह है कि मतदाता के पास उम्मीदवार चुनने के लिए वास्तविक विकल्प होते हैं, यानी कि मतदाता को अपने लिए क्या अच्छा है इस बारे में चुनने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अतः पार्टियों के उम्मीदवारों के अलावा जो कोई भी व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने का अधिकारी होता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। यानी कि हमारे यहाँ हमारे देश में जो लोग 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है, और जो उम्मीदवार बनने की इच्छा रखते हैं उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है, यानी कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव में हिस्सा लेने के लिए कम ही अवसर मिल पाते हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी की मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं, यानी कि उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाता है। चुनाव लड़ने के साथ साथ एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने के साथ कुछ रकम जमानत के रूप में भी जमा करवानी होती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रत्येक उम्मीदवार को निम्नलिखित सारे विवरण देने होते हैं, यानी कि यदि हमें चुनाव लड़ना है हमारे देश में तो उम्मीदवारों को किन किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। उसमें सबसे पहले उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, दूसरा उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा होना चाहिए, तीसरा उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता
क्या है, यानी कि वो कितना पढ़ा लिखा है। अब हम जानेंगे कि चुनाव में चुनाव अभियान किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया पर असर डालता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। अर्थात 2 सप्ताह उम्मीदवार को अपने बारे में प्रचार करने के लिए या उसने जो चुनावों के लिए लोगों से वायदे किए हैं उस बारे में संपर्क करने के लिए वो किन किन बातों के द्वारा जनता तक पहुंच सकता है, इस बारे में उसे 2 सप्ताह का समय दिया जा सकता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाता से संपर्क, चुनावी सभाएं कर सकता है, अपनी नीतियों की घोषणा करते हुए अपनी पार्टी के सारे लक्ष्य बता सकता है एवं अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कह सकता है। चुनावों में विभिन्न नारों का उपयोग भी करते हैं। राजनीतिक दल चुनावी नारों को बहुत कंडे के रूप में भी अपनाते हैं। जैसे कई नारे यहाँ नेताओं ने दिए। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में नारा दिया था गरीबी हटाओ। 1977 में श्री जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी के नेतृत्व में जो नारा दिया वो है लोकतंत्र बचाओ। ऐसे ही वामपंथी दलों ने 1977 में एक नारा दिया था जमीन जोतने का नारा। ऐसे ही 1983 में तेलुगु देशम पार्टी ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। पार्टी व उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित प्रतिबंधित है, यानी कि वो काम जो वो नहीं कर सकते यदि वो उम्मीदवार के रूप में लोगों के बीच में आए हैं तो उन्हें क्या क्या नहीं करना है। उसमें सबसे पहला मतदाता को प्रलोभन या घूस देना, यानी कि उम्मीदवार जो चुनावों के लिए खड़ा हुआ है उसे मतदाता को किसी भी तरीके का प्रलोभन नहीं देना चाहिए और ना ही किसी तरीके की रिश्वत वोट पाने के लिए उसे देनी चाहिए। दूसरा, जाति धर्म के आधार पर वोट मांगना, यानी कि कोई उम्मीदवार यदि खड़ा हुआ है तो वो जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेगा। तीसरा, सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं करेगा। चौथा, धर्म स्थल का उपयोग करना। इस तरीके के काम वो उम्मीदवार नहीं कर सकता। अब आगे हम जानेंगे मतदान व मतगणना। अभी तक हमने पढ़ा चुनाव की प्रक्रिया, उम्मीदवार किस तरीके से चुनाव मैदान में आते हैं। अब हम जानेंगे मतदान कैसे होता है और फिर उसके बाद मतगणना यानी कि वोटों की गिनती किस प्रकार होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मतदाताओं द्वारा विभिन्न मतदान केंद्र जो अस्थायी तौर पर किसी सरकारी इमारत, स्थानीय स्कूल में बनाए जाते हैं, वहां पर मतदान किया जाता है। मशीन पर उम्मीदवारों के नाम व उनके चुनाव चिन्ह लगे होते हैं। मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार के आगे बटन को एक बार दबा देता है, यानी कि वो अपना वोट उसको दे देता है। मतदान के पश्चात सभी मशीनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर यानी कि एक निश्चित तारीख पर एक नियत स्थान पर मतगणना प्रारंभ होती है एवं मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है, यानी कि जिसने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं वह उम्मीदवार विजयी घोषित होता है। अब हमारे यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, कितनी अनिवार्य है और कितनी अच्छी है ये व्यवस्था चुनावों के लिए, इस बारे में हम जानेंगे। हमारे देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सकारात्मक, बिना किसी भेदभाव के चुनावों को संचालन करना चुनाव आयोग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि ये पद इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक चुनावी प्रक्रिया के संचालन करने का निर्णय लेता है। वह संपूर्ण प्रक्रिया एक आदर्श चुनाव संहिता के अंतर्गत संपन्न की जाती है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। अगर किसी मतदान केंद्र पर मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां फिर से मतदान करने का आदेश देते हैं। अब चुनाव भी हुए, लोगों ने वोट भी डाले और उसके परिणाम भी आए, उसके बाद चुनावी नतीजों को स्वीकार करना भी एक चुनौती है। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष संपन्न होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे होते हैं, यानी कि उम्मीदवार जीता और किसको कितने वोट मिले, कौन सी पार्टी जीती, कौन सा उम्मीदवार हारा, ये नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हारे हुए अथवा जीते हुए उम्मीदवार अथवा पार्टी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार करती है, यानी कि उसको मानना पड़ता है। उसने जो चुनाव में जीत या हार हासिल की है उसके लिए उत्तरदायी जनता का अपना मत होता है। तो यहाँ बच्चों आज हमने जाना चुनावी राजनीति,
चुनाव किस तरीके से होते हैं, उम्मीदवार कैसे खड़े होते हैं, मतदाता अपना मतदान कैसे करता है, कैसे नतीजे आते हैं, इस बारे में हमने चर्चा की। बच्चों, आज हमने चुनावी राजनीति अध्याय के अंतर्गत विभिन्न लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली का अध्ययन किया। अब ये अध्याय यही समाप्त होता है। बच्चों, यहाँ हमने इस अध्याय के बारे में जाना, तो इससे रिलेटेड या इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी बनते हैं जो इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, चुनाव क्यों होते हैं, इस संदर्भ में अपने विचार दीजिए। दूसरा, क्या भारत में चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए आप अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। तीसरा, भारतीय चुनाव प्रणाली से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताइए। चौथा, निर्वाचन आयोग क्या है और इसके कार्य प्रणाली के बारे में बताइए। प्रश्न 5, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्न हैं जिन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। प्रथम, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। दूसरा, मतदाता सूची। तीसरा, मतदान एवं मतगणना। धन्यवाद। जय हिंद।